अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का जो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे और कमेंट्स की सूरत में आप मुझे लिखते हैं, उसके लिए मैं जितना भी लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। इस दफ़ा बल्कि मैं रिव्यू टाइम में मैंने लाइव जिन से मुलाकात आपको स्टोरी सुनाई थी, उस जिन का स्केच भी है मेरे पास। जब उसने आंखें खोली तो वो कैसा था, जब वो आंखें बंद करके खड़ा था कैसा था, वो मैं आपको स्केच भी दिखाऊंगा। और एक और छोटी सी मैंने आपको कहानी सुनाई थी। मैं जब एक सरगोदा के करीब बहुत सारे लोगों को याद हो गया, कुछ दिनों पहले ही सुनाई है, ये शायद टाइम हो गया इस कहानी को सुनाए हुए। सरगोदा के करीब मैं एक जगह पे गया था जिस दिन मेरी वापसी थी। तो उस दिन मुझे बताया गया था एक बच्ची है, छोटी सी मासूम, जिसके अंदर जिन ने कब्ज़ा कर रखा है और इस हद तक कब्ज़ा कर रखा है कि उसके हाथ पाँव टेढ़े हो गए हैं और उसी जगह पे टेढ़े हुए हुए इतने मुसलसल स्टक हो गए हैं एक जगह पे कि वो रुक ही गए हैं जगह पे। मतलब वो अब हरकत भी नहीं कर पाती, मूव भी नहीं करती। जहाँ टेढ़ी थी बच्ची वो बेचारी वहीं पे, अभी तक उस पर जिन का कब्ज़ा है। मैंने आपको उस पर एक स्टोरी सुनाई थी कि मैं जब पता लगा था तो मैं वहीं पे गया था और मैंने पानी जग का मंगवाया था, उस पर पढ़ाई की थी। और उस बच्ची के वो हंसती थी, सब पे अजीब सा हंसती, डर लगता था। जब मैं पहुंचा था मुझे भी देख के वो हंस रही थी, एक अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। लेकिन जब मैंने पढ़ाई की और उस पर खड़ा होकर मैंने उससे बात की और मैंने पानी पढ़ना, क्योंकि मेरी उस वक्त टाइम था, मैंने हर सूरत में पहुँचना था, निकलना था। तो मैंने कहा बच्चे कोशिश करो। तो उसी वक्त कैमरे के साथ एक लड़के ने मोबाइल भी निकाला हुआ था, मुझे नहीं पता था इस बात का। तो मैं जब उसके ऊपर फेंक रहा था पानी, तो वो मेरी तरफ बिल्कुल इस तरह इस नज़रों से देख रही थी कि तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हो। और मैंने कहा कोशिश करो। वो बच्ची जो अब नॉर्मल थी, जो बात को समझती नहीं थी, जो किससे बात नहीं करती थी, सिर्फ हंसती रहती थी और अजीबो गरीब सी चीखें निकालती थी, उस वक्त वो मेरी बात भी मान रही थी, मैं जो कह रहा था उसको सुन भी रही थी और समझ भी रही थी, और समझने के बाद उसको फॉलो भी कर रही थी कि यानी मैं जो कह रहा था। मैंने कहा कोशिश करो, हाथ हिलाओ, टांगे हिलाओ, तो वो हाथ भी हिलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा सीधी करो टांगे करने की। तो जो मैं उसको कहने की कोशिश कर रहा था वो मेरी तरफ इस अंदाज में देख रही थी कि हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये देखो मैं कोशिश कर रही हूँ। और उस बच्ची ने कोशिश भी की अपनी टांगों को, अपने बाजों को सीधा करने की, जिस पे मैं पड़ा हुआ वो पानी डाल रहा था। मुझे जल्दी थी, मेरे ख्याल में मैं 5 मिनट के लिए शायद उस घर में गया था। तो वो क्लिप मुझे मिल गया हुआ, मैंने कहा था मैं कभी मिल गया क्लिप तो आपको इंशाल्लाह मैं क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें आपको देखते ही पता लग जाएगा वो उस पर एक जिन का कब्ज़ा है। लेकिन उसने उस कलाम की बरकत से, अगर मैं और टाइम देता आधा घंटा तो वो खैर फिर कहानी में आपको आगे, पहले वीडियो देखिए। आज मैं अपना नीचे वीडियो के नीचे फेसबुक का एक लिंक दे रहा हूँ अपना, जहाँ पे कमेंट्स लिखे होते हैं, वहीं कमेंट्स में एक ऊपर मैं पिन कर देता हूँ उस लिंक को। उस लिंक, वो मेरे फेसबुक का लिंक है, उस पर जाइए और क्लिक करके देखिए तो आपको बच्ची नज़र आएगी। और काफ़ी पुरानी बात है, ये है बहुत पुरानी, उसमें नज़र भी आएगा। अब तो आपको मेरी फिज़िक्स से अंदाज़ा हो जाएगा, काफ़ी पुरानी बात है। तो अगर मेरी जल्दी ना होती, उसके बाद क्या बना, मेरा जाना नहीं हो सका। अब भी वीडियो अपलोड करने का और आपको दिखाने का मतलब पता क्या है, अब भी अगर वो बच्ची मौजूद है तो मेरी ख्वाहिश होगी वो लोग मुझसे रब्ता करें तो मैं फ़ौरी जाके उसका इलाज कर सकता हूँ। क्योंकि वो ख़ुद भी हैरान हो गए थे, मुझे कह रहे थे आज तक उस बच्ची ने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जो आपको उसने रिस्पॉन्स दिया है। आप कहते गए वैसे ही करती गई, आज तक ऐसा उसने नहीं किया। हम खुद हैरान हो गए थे, फ़ौरन रिस्पॉन्स दे रही थी, आपकी बात मान रही थी कि ये कमाल है। तो अगर वो हैं तो मैं कहूँगा मुझसे रब्ता करें, या मैं भूल रहा हूँ उनसे रब्ता हो गया था। बहरहाल मैं वीडियो दिखाना आज मकसद है, आप जाके वीडियो देखिए। पहले स्टोरी सुन लीजिए, स्टोरी सुनने के बाद आप बेशक इस लिंक को क्लिक कीजिए और वो वीडियो भी देख लीजिए। कहानी भेजिए जी मुझे फ़रहान ने, और फ़रहान का ताल्लुक़ है उसी इलाके से जहाँ पे पिछले दिनों मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए गया हुआ था। मेरे एक प्रोग्राम था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, राज प्रोग्राम, जिसमें एक ऐसी लोकेशन पे हम गए थे जहाँ पे कच्ची दीवार के ऊपर खून का पंजा छप सा गया था और उसके बाद कैमरे के सामने ही वो पंजा गायब भी हो गया था। अरसलान के कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, अरसलान हाशिर ने उसको रिकॉर्ड किया था। और उसके बाहर एक बोहड़ का बहुत बड़ा घना दरख्त भी था जो हिला भी था। और एंड पे हमारी टीम का हिस्सा कवि बाबा वहाँ पे जब आए थे और उसके साथ हुज़ैफ़ा थे, वो दोनों जब पानी हम मंगवा रहे थे, अरसलान की कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई थी, वो खौफज़दा हो गया था और मैंने वॉकी टॉकी पे कहा पानी दे के जाएँ। तो वो दोनों पानी देने के लिए जैसे ही पहुँचे थे तो वहीं रास्ते में ही
उस दरख्त पे जो साया था वो कवि बाबा के अंदर चला गया था और कवि बाबा के हाथ पांव मुड़ गए थे और वही उनकी जिस्म की कंडीशन हो गई थी जब कोई जिन जिस्म पे कब्ज़ा कर लेता है। तो वो उस वक्त उनके जिस्म के अंदर भी एक जिन आ गया था। तो हम सब उनको बड़ी मुश्किलों से उठाकर ले गए थे गाड़ी में, जाके उस पर मैं पढ़ाई करता रहा था, काफ़ी टाइम लगा था, मैंने आपको एडिट करके दिखाया था। तो वो ठीक हो गए थे और उसके बाद हम वहाँ से रवाना हो गए। वो प्रोग्राम आपको याद आ गया होगा जिसमें कवि बाबा के ऊपर जिन आया था। वो जिन मैंने निकाला वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। वो जो बोहेड़ का दरख्त है उसकी मुझे कहानी मौसूल हुई। उस प्रोग्राम को किसी ने देखा अभी जाके कुछ दिनों पहले, तो मुझे कहा जी ये तो मेरे साथ भी यहाँ पे एक वाक़या हो चुका है। उनका नाम है फरहान, ये ओरिजिनल उनका नाम है। तो मैंने कहा आप मुझे अपनी स्टोरी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी स्टोरी प्रोग्राम में सुनाऊँगा। तो पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये फरहान की कहानी है, उसी बोहड़ के दरख्त की। और उसके बाद एक और सच्ची कहानी है जो मैं आपको वो सुनाता हूँ। फरहान का कहना ये है कि एक दिन मुझे शहर काम पड़ा तो मैंने बाइक निकाला और शहर की तरफ रवाना हो गया। मैं अपना काम काज करता रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। शाम होते ही हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। मेरे घर का तकरीबन रास्ता वहाँ से पौना घंटा 40-45 मिनट वो कह रहे थे कि रास्ता बनता है। तो मैंने कहा यार मैं अभी निकलता हूँ। तो वहीं पर कुछ दोस्त मिल गया। उसने कहा यार चले जाना, कोई बात नहीं, बड़े अरसे बाद मिलो, एक तुमसे काम था। तो उसके साथ बैठ गया और वो हम डिस्कस करने लगे। करते करते मुझे टाइम का पता ही ना लगा और तकरीबन 9:45 हो गए रात के। तो मैंने जब टाइम देखा तो मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे तूने मुझे बहुत लेट कर दिया, घर वाले भी परेशान होंगे। उनको तो खैर मैं फ़ोन पे कह देता हूँ, लेकिन रास्ता तुझे पता है ख़तरनाक है, सारा वीराना है, वहाँ पे चोरी डकैती का बहुत डर होता है ऐसे इलाकों में। हम लोग भी जब गए थे चोरी डकैती से हमें भी डर था। तो उसने कहा यार मैंने जाना। उसने कहा यार मैं चल तुझे छोड़ रहा था। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन मकसद था यार मैं लेट हो गया। दोस्त से इजाज़त लेते वहाँ से रवाना होते वो कहता है 10 बज गए। 10 बजे मैं उस दोस्त को खुदा हाफिज़ करके निकला तो पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन अजीब सी थी, एक खौफ सा था। जब मुझे दोस्त खुदा हाफिज़ कर रहा था तो उसने मुझे एक फ़िक्रा कहा कि यार मैं तुझे छोड़ आता हूँ, आगे रास्ता ख़राब है, मैं गाड़ी पे चलता हूँ, तो तुझे छोड़ के मैं मतलब तू बाइक पे रही अपने और मैं तेरे साथ साथ गाड़ी रखूँगा, तुझे वहाँ पे छोड़ के वापस आ जाऊँगा। तो मैंने उसे कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतना भी अब वो नहीं हूँ कि मैं डर जाऊँ, अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं। कहता मुझे दिल में चोरी डकैती का कोई भी डर नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक खौफ सा था। तो मेरे दोस्त इसलिए मेरी शक्ल देख के कह रहा है मुझे तेरा चेहरा देख के लग रहा है कि तू थोड़ा सा डरा सा है। मैंने कहा नहीं यार वो इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि घर वाले कहेंगे यार इतना तूने लेट क्यों कर दी। बाइक स्टार्ट की, नया बाइक था, यानी एक ऐसा बाइक जो अमूमन कोई उसमें ख़राबी नहीं आती। नई बाइक होती है तो कभी कभी बंदा ट्यूनिंग करा लेता है, ख़राब नहीं होता। रात का टाइम मैं वहाँ से खुदा हाफिज़ करके रवाना हुआ और उस वीरान रास्ते पे बाइक दौड़ाने लगा जहाँ पे बंदा बशर ना ही कोई लाइट, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और लेफ़्ट और राइट सिर्फ लहलहाते खेत या फिर बंजर ज़मीन। तकरीबन 10:15 से 10:30 का टाइम हो चुका था। एक सिर्फ आवाज़ थी तो सिर्फ मोटर बाइक की आवाज़ थी, उस CD70 की आवाज़ थी जो वो चल रही थी चौथे गियर के अंदर और आवाज़ पैदा कर रही थी। उसके अलावा अगर कानों में कोई आवाज़ आती थी तो कहीं मेंढक ऊंची आवाज़ में अगर बोल रहा होता था तो बाइक जब दौड़ती हुई चलती हुई इसके करीब से गुजरती तो उसकी आवाज़ कानों में सुनाई देती थी। या फिर बिल्कुल खामोशी थी, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा था। वो सड़क के ऊपर मोटर बाइक की जो रोशनी सी पड़ रही थी वही उस सड़क को मुझे दिखा रही थी, इर्द गिर्द बहुत कम दिखाई देता था। इक्का दुक्का कहीं रास्ते में लेफ़्ट राइट कहीं कोई मकान आ जाते और उनकी लाइट, उनके बाहर बल्ब जो लगा होता था येलो कलर का, वो जलता हुआ मुझे दिखाई देता और मैं तेज़ी के साथ वहाँ से गुजर जाता। कुछ घर, कुछ दुकान ऐसी भी हैं जहाँ बाहर ही कोई चारपाई डाल के लेटा हुआ था, लेकिन उस वक्त 10 का टाइम होने की वजह से गहरी नींद में था वो जो भी था। बाइक उसके करीब से भी गुजर रही थी लेकिन उसको कोई इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि शायद वो 8-9 बजे सो चुका था और इस वक्त गहरी नींद में खराटे ले रहा था। जैसे मैं बोलते बोलते खामोश हो जाता हूँ और खामोशी होती है, ऐसी ही एक खामोशी और घुप अंधेरा सा, और इस सन्नाटे के अंदर या सिर्फ मेंढक या फिर झींगड़
या फिर इस बाइक की आवाज़ थी जो वो सुन पा रहा था। बाइक चलते चलते जैसे ही उस बिल्डिंग के करीब पहुंची जिसके बाहर एक बोहेड़ का बहुत बड़ा दरख्त था, जो बहुत ही घना दरख्त था, और उसके साथ टूटी हुई वही बिल्डिंग जहां पे मैंने राज की इन्वेस्टिगेशन की थी। पता नहीं क्या हुआ है कि जैसे ही वो स्पीड, जो बाइक की स्पीड जिससे मैं आ रहा था बाइक को चलाते हुए, अभी वो बोहेड़ का दरख्त और वो बिल्डिंग काफ़ी दूर थी कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि बाइक मिसिंग कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बाइक भारी सा हो रहा है। कह रहा, मैं हैरान हो गया कि यार बाइक को क्या हुआ है। मैंने उस वजह से स्पीड स्लो की, रुका नहीं, स्लो की, और यूं साइडों से बाइक के और पीछे इस तरह देखने लगा कि यार टायर पंचर हुआ है, क्या हुआ है, भारी भारी सा क्यों हो गया है। और वो कहता है यहां तक कि मुझे कतन नहीं पता था इस बात का कि सामने वो बिल्डिंग और दरख्त आ रहा है। ये मेरे कतन मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन वो आ रही थी। मेरी तवज्जो इस वक्त बाइक पे थी और मेरे ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि उस दरख्त के मैं करीब पहुंच चुका हूं। मैं बाइक की तरफ मुतवज्जो था कि यार ये भारी क्यों हो रही है। उस तरह नॉर्मल चल रही नहीं, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ हो या क्या हुआ हो। तो कह रहा है यहां तक के स्लो करते 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 मैंने एक जगह पे जाके बाइक को रोक दिया मजबूरन। क्या इशू है, बाइक सही नहीं चल रही। और मैंने दोनों टायर्स की तरफ नीचे देखा तो दोनों टायर बिल्कुल ठीक थे। खदशा था कि कोई टायर तो नहीं फट गया, पंचर तो नहीं हो गया। तो कोई भी पंचर नहीं था। क्या अल्लाह, फिर क्या माजरा है। बाइक को ऐसे लगता था चला के मुझे कि कोई पीछे से पकड़ के ऐसे घसीट रहा है और उसको पकड़ के ऐसे इस तरह उसने जोर लगाया हुआ है कि बाइक आगे ही ना जा सके। जब मैंने संभाल ली तो मुझे लगा कि नहीं, टायर पंचर नहीं है यार, फिर क्या मसला है। उसी लम्हे एक आवाज सुनाई दी जिसने कहा, इरफान। और ये आवाज ऐसी थी जिस दोस्त को मैं खुदा हाफिज करके आ रहा था वही था जो मुझे पीछे से पुकार रहा था। एकदम से मुझे झटका लगा कि वो पीछे कैसे आ गया है। और मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वही आवाज़ दोबारा मेरे कानों ने सुनी, जो बिल्कुल क्लियर आवाज़ मेरे उसी दोस्त की थी जिससे मिलके मैं अभी आ रहा था। उसने फिर से मेरा नाम पुकारा, इरफान, बिल्कुल सराइकी लहजा। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। और उसी लम्हे बाइक जो बिल्कुल स्टार्ट थी, मैंने रोकी हुई थी, उसको चेक कर रहा था, बंद सी हो गई। जब बाइक बंद हुई तो मैं एकदम परेशान हो गया कि यार बाइक क्यों बंद हो गई। और पीछे देखा तो पीछे भी कोई नहीं। कह रहा है मैंने फौरी तौर पे किक मारी, बाइक स्टार्ट हो गई। एक आम सी बात थी, बाइक बंद हुई, मैं भी समझ गया कि यार बंद हो गई है। मैंने कहा गियर लगाऊं और भागूं यहाँ से। कह रहा है मैंने बाइक को गियर लगाया, क्लच दबाया, गियर लगाया, और जैसे ही मैंने रेस दी, छोड़ा, तो मेरा बाइक इस तरह जैम हुआ है जैसे बाकायदा तौर पे किसी ने, उस लम्हे मुझे जो क्लियर लगा कि पीछे से किसी ने मेरे बाइक को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ और आगे जाने नहीं दे रहा। कह रहा है जोर लगा रहा है बाइक, और मैं उस वक्त इंतहाई खौफजदा हो गया हूं कि बाइक जोर लगा रहा है लेकिन बाइक आगे चल नहीं पा रहा, जैम हुआ है अपनी जगह से। और पीछे मैं बार बार मुड़ के देख रहा हूं, बार बार मुड़ के देख रहा हूं, यार किसने पकड़ा है, क्या है। नीचे की तरफ देख रहा हूं और फिर मैं कांपना शुरू हो गया, क्योंकि बाइक चल नहीं पा रहा। बाइक ठीक है, स्टार्ट है, गियर भी लग चुका हुआ है, पहिया घूम भी रहा है, लेकिन इस तरह है कि आगे जा ही नहीं पा रहा, जैम हुआ है जैसे कोई पीछे पकड़ के खड़ा हो जो नजर नहीं आ रहा। कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ आई कि मैं इस परेशानी में था कि मेरे सर के ऊपर एक पत्थर सा आके लगा था जो छोटा सा था। जैसे ही मेरे सर के ऊपर वो पत्थर सा आके लगा है तो उसी लम्हे मैंने ऊपर की तरफ देखा है जहां से वो पत्थर आया, तो मुझे एहसास हुआ मैं उस बोहेड़ के दरख्त के नीचे खड़ा हूं।
और वो बाइक जिसके साथ मैं ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, परेशान सा खौफज़दा हो गया था कि किसी ने पीछे से बाइक को पकड़ा हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा और मैं भागने के चक्कर में हूँ। वहीं पे जैसे ही पत्थर लगा और मैंने ऊपर मुड़ के देखा, जैसे ही मेरी निगाह ऊपर गई तो पहला काम ये हुआ, बाइक जो स्टार्ट था बंद हो गया। और जैसे ही बाइक बंद हुआ, उसी लम्हे जो मेरी निगाह ऊपर उठ चुकी थी बोहड़ के दरख्त की तरफ, तो वो मंज़र नहीं था, मेरा दिल बंद कर देने वाला मंज़र था। खुदा ने मेरी उस दिन ज़िंदगी लिखी हुई थी कि मैं बच गया, वरना शायद मेरा दिल फट जाता। वहाँ पे एक रेड कलर का सूट पहने हुए, जिस तरह दुल्हन के अमूमन भड़कीला सा, उन इलाकों की दुल्हन का कह रहा है, शहर वाली नहीं, जो हमारे इलाकों में जिस तरह की दुल्हन कपड़े पहनती है, उस तरह की दुल्हन के कपड़े पहने कोई औरत ऊपर बैठी थी। इसकी पहली चीज़ जिस पे मेरी निगाह पड़ी वो उसकी टांगें थीं जो लटक रही थी। वो एक टहनी पे बैठी हुई थी, मोटी सी टहनी थी, उसके ऊपर बैठी हुई थी और उसकी टांगें लटक रही थी। पाँव उसके इस तरह आगे की तरफ होने चाहिए, लेकिन उसके पाँव ऐसे पीछे की तरफ थे। यानी जिस तरह मैं इस वक्त एक झूले पे बैठा हुआ हूँ, इसी अंदाज में वो एक टहनी पे बैठी हुई थी। तो जब मैं इस तरह बैठूंगा तो मेरे पाँव इस तरह होंगे। तो कह रहा है पहली चीज़ जिस पे मेरी निगाह पड़ी वो पाँव थे और वो पीछे की तरफ उल्टे थे। और जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो उसका चेहरा जो मुझे नज़र आया तो वो लंबे अजीब से, उसके वाइट दांत बिल्कुल वाइट थे, लेकिन नोक वाले लंबे उसके वाइट थे। और उसका चेहरा इस तरह चमक रहा था जैसे चांद चमकता, इस तरह चमक रहा था, लेकिन बहुत ही भयानक था सफ़ेद होने के बावजूद। और उसने एक ड्रेस जो पहना था वो एक दुल्हन की तरह भड़कीला सा ड्रेस था, और वो इस अंदाज में बैठी थी कि क्लियर नज़र आ रही थी, जैसे कोई सोर्स रोशनी का। वो उसने जो लफ्ज़ यूज़ किया, कह रहा है ऐसे लग रहा था जैसे कहीं से लाइट उसके ऊपर आ से पड़ रही है, और वो दिखाने की मुझे कोशिश करी अपना आप कि ये देखो मैं बैठी हूँ। तो जिस तरह कोई टॉर्च मार के नहीं दिखाता कि ये देखो ये कोई बैठा है, इस तरह मुझे कहता है लग रहा था जैसे उसके ऊपर लाइट कोई स्पेशल कहीं से पड़ रही है कि मुझे दिखा रही है, ये देखो मैं बैठी हूँ। और उसके पाँव उल्टे थे। और जैसे ही मुझे उसने पत्थर मारा है, मेरी निगाह उसके पाँव पे पड़ी है जो यूं सीधे होने के बजाय उल्टे थे। और पाँव से देखता हुआ मैं उसको ऊपर की तरफ देखते हुआ गया हूँ, तो उसके ऊपर ड्रेस देख के फेस तक पहुँचा हूँ। चमकता हुआ जिस तरह चांद सफ़ेद होता है इस तरह का उसका चेहरा था, लेकिन बहुत ही दांत उसके भयानक थे। वो मुस्कुरा रही थी, आँखें उसकी लाल थीं, जिस तरह चांद का सफ़ेद बिल्कुल कलर होता है, सफ़ेद सही उसका मुँह था, लंबा सा मुँह था, गोल नहीं, लंबा सा मुँह था। आँखें उसकी लाल थी, सुर्ख रेड कलर की आंखें थीं। और उसके बाद जिस चीज़ पे मेरी निगाह पड़ी वो मुझे यूं कर रही थी, बाकायदा कहता है मैंने उसकी उंगलियां, ये एक कह रहा 2-3 सेकंड की बात है जो मैंने देखा। उसके हाथ देखे हैं और जो उसके नाखून देखे हैं, तकरीबन एक उंगली जितना, जितनी एक उंगली है ना, इस उंगलियों जितना कह रहा है उसके नाखून थे। और वो मुझे यूं इशारा कर रही थी। कहता है ये मंज़र सिर्फ मैंने देखा है, वो आंखें जो आज भी मैं आंखें बंद करता हूँ, उसकी भयानक रेड सी आंखें, वो लंबा सा मुंह जो बिल्कुल वाइट सा था, चौड़ा सा उसका मुंह, और उसके अंदर दांत बाहर निकले हुए थे। कहता है बाकायदा नोकदार दांत थे जो बाहर निकले हुए थे, मुंह से बाहर यहाँ तक आ रहे थे, और उल्टे उसके पाँव और दुल्हन के लिबास में। कह रहा है बाइक बंद हो चुका था। मैंने उसी वक्त फौरी तौर पर जो मुझे चीज़ समझ आई, कहता है मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़नी शुरू कर दी। मैंने पहला जो लफ्ज़ पढ़ा, पहला लफ्ज़ कहता है जो मेरे मुंह से निकला वो था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद मैंने फौरी तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह करनी शुरू कर दी। कह रहा मुझे उसको कुछ समझ नहीं आया। मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोई कोशिश की, बाइक ने कहा मैं स्टार्ट हो ही नहीं सकती। कह रहा है मैंने कांप भी रहा था, जितना भी बुरी हालत हो इंसान की, बाइक को किक मारे वो हाफ किक पे स्टार्ट हो जाती थी। कह रहा उसको मैंने 4-5 किकें मारी हैं, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद मैंने बाइक वहीं पे फेंकी है, चीखें मारता हुआ मैं वहाँ से दौड़ा हूँ, और जितना दौड़ सकता था मैं दौड़ता हुआ गया हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे दौड़ा हूँ, मुझे नहीं पता, ना मुझे कोई होश में, इतना खौफज़दा था मैं, इतना डरा हुआ था। जिस रुख्त मेरे जो सिमत आ रही थी, लेकिन भागता कहता है मैं रोड पे ही रहा हूँ।
कहता मैं इतनी ऊंची ऊंची चीखें मारा था कि मुझे खुद होश नहीं कि मैं कितना दूर तक भागा हूँ, मैं कितना चीखें मारता हुआ गया हूँ। वो जो जगह है जहाँ पे हमने प्रोग्राम किया था उससे कुछ ही फासले के ऊपर, बहुत दूर नहीं, कुछ ही फासले के ऊपर आबादी है। आप लोगों ने प्रोग्राम भी देखा होगा तो मैंने उस पर लिंक भी दिया, उस पर कहा भी था यहाँ पर आबादी है, लेकिन बहुत दूर नहीं है, लेकिन काफ़ी फासले पर है। तो वो उस आबादी तक उस भागता हुआ गया। वो कह रहा है मैं तो होश में नहीं था, मैं भागता उस आबादी के, मुझे नहीं पता आबादी आगे आने वाली है, कह रहा मुझे तो होश नहीं है। लेकिन कहता है मैं इतनी ऊंची ऊंची चीखें मार रहा था, इतना खौफजदा था कि आबादी वाले पहले ही उठ के बाहर आ चुके थे। और जब मैं रोड पे भागता हुआ गया तो बंदे खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे इशारा किया रुको रुको रुको। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया है। जब मुझे पकड़ लिया कहता है मैं ज़मीन पर गिर गया हूँ और मैं कर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो पानी लेके आए, मुझे संभालते रहे, सराइकी में उसे बोलते रहे क्या हुआ है, होश करो, ये है वो है। और मैं थोड़ा सा इस तरह, मेरी कंडीशन तो फ़ौरन उनको समझ लगी कि ये डरा हुआ है, पसीने पसीने हो चुका था। उसमें जो एक दो बुजुर्ग थे वो पढ़ के मेरे ऊपर फूंकते रहे हैं। और जब मैं कुछ बेहतर हुआ तो मुझे कहते हैं क्या हुआ है, तो कह रहा है मैंने उनको बताया है कि वो जो बोहड़ का दरख्त है उस पर क्या पहले किसी ने मेरे बाइक को रोक लिया, जैम कर लिया, और उसके बाद ऊपर कोई औरत बैठी हुई है जिसके पाँव मुड़े हुए हैं। उसको नहीं पता वो चुड़ैल है क्या, मैंने औरत देखी है जिसके पाँव मुड़े हुए थे, चेहरा उसका लंबा था, वाइट सा, बिल्कुल चमकता हुआ चांद की तरह, जिस तरह चांद, उसके लफ्ज़ बकायदा यूज़ किया, मेरा लफ्ज़ नहीं है, कि चांद की तरह चमकता हुआ उसका चेहरा था, बड़ा सा उसका मुंह था, दांत उसके लंबे लंबे नोकीले, इंसान से बहुत बारीक नोकीले दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, और आंखें उसकी लाल सुर्ख थी। और वो हाथ मुझे उसने बताया इस तरह मुझे बुला रहे थे। और मैं वहाँ से भाग गया। तो उन्होंने कहा तुम पैदल जा रहे थे? उसने कहा नहीं, मैं बाइक पे था, मैंने बाइक को भी स्टार्ट करने की कोशिश की, मेरा बाइक बंद हो गया था, मेरा बाइक वहीं पड़ा है। तो उन लोगों ने इकट्ठे होकर कहा आ जाओ, हम हिम्मत करो, तुम्हारे साथ चलते हैं। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हम सब तुम्हारे साथ हैं, खौफजदा मत हो। तुम अकेले थे कोई और बात है, अब तो हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ होगा तो हम तुम्हारे साथ होंगे। तो कुछ और लोग भी है, उन्होंने कहा हम भी चलते हैं यार, हम भी चलते हैं। इस तरह काफ़ी लोग उस बस्ती के जो थे वहाँ से इकट्ठे हुए। उन्होंने उसको, फरहान को साथ लिया, और साथ लेके जब उस जगह पे पहुँचे तो हैरत की बात ये थी, कहते हैं सब देख के हैरान रह गए, बाइक स्टार्ट हालत में नीचे पड़ा हुआ था, जो उससे स्टार्ट नहीं हो सका था। तो उनमें से एक बंदा बोला यार लगता है कि तुम इतने खौफजदा हो गए, बाइक तुमने नीचे फेंक दी, बाइक स्टार्ट था। उसने कहा, फरहान कहता है नहीं, मुझे अच्छी तरीके याद है, 6-7 मैंने किकें मारी हैं इसकी, नहीं स्टार्ट हुआ, इतना मुझे याद है। और जब वो गए हैं तो बाइक स्टार्ट नीचे पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको बाइक उठाया और वहीं पे सारे खड़े रहे हैं। ऊपर की तरफ सब ने देखा तो कुछ भी नहीं था सिवाय उस बोहड़ के दरख्त के, जहाँ पे कवि के अंदर भी जिन आया था। वो बहुत भारी दरख्त है। तो उन्होंने पूछा कौन सी जगह है, तो उसने बताया ऊपर इशारा करते हैं यहाँ से मुझे पत्थर पड़ा और इस जगह पे वो औरत बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ये जगह काफ़ी भारी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखा है, लेकिन इस तरह औरत को बैठे हुए किसी ने नहीं देखा। इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पे देख चुके हैं उनका कहना ये है, अक्सर रात के टाइम पे यहाँ दरख्त के ऊपर इस तरह रोशनी नज़र आती है जैसे कोई दिए से जल रहे हों। और कुछ लोगों ने वहाँ पे जो मौजूद थे खड़े हुए, उन्होंने कहा हमने भी इस जगह पे अक्सर रात के टाइम पे आग के शोले निकलते हुए देखे हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ज़्यादातर रोशनी देखते थे इस बोहड़ के दरख्त के अंदर, और लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे आग के शोले भी निकलते हुए देखे थे। उनमें से एक शख्स ने वहीं पे खड़े हुए, फरहान कहता है मेरे सामने एक ये भी कहा, मैंने एक औरत को खड़े हुए ज़रूर देखा था, लेकिन वो बहुत दूर थी, वो दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी। मुझे शक पड़ता है वो कोई औरत थी, लेकिन ये 100% क्लियर है कि वो इंसान नुमा चीज़ थी। ज़्यादा शक ये पड़ता था वो औरत थी। मैंने उसको बहुत दूर खड़े हुए देखा था, लेकिन उसके बाद फिर मैं पड़ता हुआ वहाँ से निकल गया था। उन लोगों ने एक काफ़ी वहीं पे खड़े होकर वो देख लिया था, क्योंकि कोई भी साइन, कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला था। और उन्होंने हौसला दिया फरहान को कि अब अल्लाह का नाम लेको, सबसे बड़ी अल्लाह की ताकत है। बुजुर्ग भी उनके साथ थे, उसको रवाना किया। और जब इस ताकत में, हिम्मत में आ गया, उसको वैसे तो पहले आफर की रात यहीं पर रहो, उसने कहा नहीं मैंने घर जाना है, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो उसके बाद जब देखा इस कंडीशन में वो आ गया, उसको बाइक पर बिठाया और वो वहाँ से रवाना हो गया। गाँव वाले वापस अपने घर को चले गए और वो अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन फरहान कहता है मुझे 2 से 3 दिन काफ़ी बुखार रहा। आज भी उसने मुझे जब बताया, कहता है मदर साहब जब कहानी यकीन माने मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे अंदर एक खौफ की लहर सी आ गई है। सराकी में उसने लफ्ज़ किया कि वो मेरे खड़े हो गए हैं, गूज बम जो कोंडे खड़े हो गए हैं, सराकी का उसने वर्ड यूज़ किया कि अभी भी मेरे खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो खातून, उसके वो नाखून, वो उसका हाथ, वो उसका चेहरा याद करके मैं डर जाता हूँ। उसके पाँव क्लियर उल्टे थे, उसमें जूती कोई नहीं थी। अच्छा,
वाइट कलर का जिसका चेहरा था, वो कह रहा है उसके जो पाँव थे वो ब्लैक थे। पाँव जो मैंने देखे थे जो उल्टे थे वो उसके ब्लैक थे। हाथ भी जो उसने कहा है कि मैंने उसके देखे थे वो भी ब्लैक थे। हाथ, नाखून, पाँव ब्लैक थे, चेहरा उसका बिल्कुल वाइट था। मैंने कहा फरहान हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया, कहते मैंने वही देख के तो आपको सारी स्टोरी सुनाई और उसी जगह पे कवि बाबा के साथ भी जिन वाला मसला हुआ था और को निकाला कैसे, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपका भी मैंने दिखाना है, आपको नज़र आएगा। चुड़ैल वाला भी प्रोग्राम है जो मैंने आपको इंशाल्लाह भी जल्द ही मेरे पास है, उल्टे पाँव के साथ चलते हुए मैंने रिकॉर्ड की, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाना है। अरसल और उमर की कहानी जो मैं साथ में आपको सुनाऊँ, ये भी एक खूबसूरत कहानी है और मेरी ज़िंदगी के साथ भी इस तरह के, मेरे अपने साथ नहीं, कुछ जानने वाले यार दोस्त हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। अरसल का कहना यह है, ये कहानी अब तो बड़ा हो गया है, मैं उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसके कहने पे ओरिजिनल नाम से मिलता जुलता नाम रख लिया अरसल। कह रहा है मैं और उमर जो थे अक्सर कब्रिस्तान भी जाते थे, छोटे थे, ये बात है 2002-03 की, और हमें शौक़ ये होता था, हम छोटे थे, मगरिब से पहले हम जाते थे, मगरिब होने से पहले ही वापस आ जाते थे, जाके कब्रों की सफाई करते थे, ऐसे झाड़ू से लगाते थे और पानी शानी से डालते थे। बुज़ुर्गों को देखा था इस तरह करते हुए तो हम भी ऐसा करते थे, कब्रिस्तान में जाते थे। अरसल का कहना यह है कि ज़िंदगी में बहुत सारी वाक़यात होते हैं, भूल जाते हैं, मैं कभी भी नहीं भूलूँगा जो मेरे साथ हुआ है। वो कहता है मैं छोटा सा था तो मैं कुरान पढ़ने जाता था और दुआएं मांगता था बहुत ज़्यादा। बच्चों को उस वक्त समझ बूझ नहीं होती, कुरान भी पढ़ रहे होते हैं और हिल भी रहे होते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं। या अल्लाह मुझे पैसे दे, तो उसलिए कहता है मैं अपनी ज़ुबान में मांगता, या अल्लाह मुझे पैसे दे, मैंने चीज़ खानी है, या अल्लाह मुझे, मैं कहता मांगता है, सब बचपन से ही मांगता था। तो बड़ा होता गया, समझ बूझ भी आती गई, तो वहीं पर उसका कहना यह है कि मेरे घर के अंदर एक मिट्टी का सुराही नुमा एक था, जिसको जग हम मॉडर्न कहते हैं, सुराही नुमा होता है, पानी के लिए होता है। तो एक साइड से टूट गया था, वो इस्तेमाल नहीं होता था, वो हमारा कच्चा सा घर था, उसमें रखा होता था, पर कच्चा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा पुराना घर। तो मैं आंखें बंद करके उसमें हाथ डालता था, मुझे ये यकीन होता था इसमें से पैसे निकलेंगे। कहता है बच्चा था, मेरा यकीन कामिल था इसमें से पैसे निकलेंगे। कहता है हमारा घर के पीछे ही एक कमरा था, वो बहुत अजीब सा कमरा था, उसमें जाता कोई नहीं था, वो बंद रहता था। उसका एक रोशनदान था, उस पर एक दफ़ा हमारे घर में ज़रूर हुआ था कि अम्मी ने कहा था आज दिल कर रहा है काश आज हम मिठाई खा सकें। तो कहता है वहाँ पे एक ट्रे जो था जलेबियों का भरा हुआ उसके अंदर आया था, अम्मी अक्सर बताती थी, कहता मैंने नहीं देखा था। तो वो भरा हुआ ट्रे उस रोशनदान के अंदर आ गया था, बाकायदा मेज़ चीज़ें रख के चढ़ के उसको उतारा था और वो ताज़ी ताज़ी गरम गरम जलेबियाँ थी जो घर वालों ने खाई थी। इस तरह के वाक़यात थे कह रहे जो घर में हुए थे। तो मैं उनको अपने दिल में एक सोचता था कि मुझे भी पैसे मिलेंगे। अम्मी लोगों ने जब इस तरह बात बताई थी, मैं भी छोटा था, समझ बूझ नहीं थी, तो मैं अपनी एक उस मासूमियत में कहता था मुझे भी पैसे मिलेंगे। तो कहते हैं अक्सर मैं ऐसी जगहों में हाथ डालता घर की चीज़ों में कि मुझे इसमें भी पैसे मिलेंगे। और एक दिन वाकई ऐसा हुआ कि मैंने उस जग में हाथ डाला तो उस जग के अंदर 1 रुपया पड़ा था, कागज़ का, उस वक्त का जो था। मैंने बाहर निकाला और मैं खुश हो गया कि मुझे भी मिल गया। अम्मी को जलेबी मिली थी, मुझे पैसा मिल गया। उसके बाद ये होता कि मैं उसमें जब भी, रोज़ नहीं, 1-2 दिन छोड़ के जब भी जाता उसमें मुझे दिल करता कि मैं आंखें बंद करता और मैं कहता मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। उसमें मैं हाथ मारता तो मुझे पैसे मिल जाते। और कई दफ़ा ऐसा भी होता मैं उसमें हाथ मारता वो खाली होता। जब भी मुझे उसमें से पैसे मिलते मैं क्या करता, मैं जाता चीज़ लेके आता, बच्चा था ना, एक मासूमियत थी, वो चीज़ खाता, जो बाकी पैसे बचते मैं वापस उसमें डाल देता। लेकिन जब भी 1-2 दिन बाद मैं नेक्स्ट उसमें से दोबारा हाथ मार के पैसे निकलता, वो जो मैंने बाकी पैसे डाले होते थे वो नहीं होते थे, उसमें 1 रुपया ही होता था। मैं 1 रुपया निकाल लेता, जाता चीज़ें से लेता, बाजू का 1 रुपया भी खर्च हो जाता मुझसे, और बाजू का क्या होता कि मैं वापस डाल आता, बच जाते वापस डाल आता, और जब निकलते मैं उसको पूरा 1 रुपया भी खर्च कर लेता। वक्त गुजरता रहा, ये तकरीबन 2-3 साल मेरी ज़िंदगी के ऐसे रहे, मैंने बग़ैर किसी को बताया बस अपने पैसे निकालता और थोड़े से इस्तेमाल करके बाकी डाल देता, या कभी कभी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेता। ये अब मेरी ज़िंदगी का कहता है ऐसा मामूल बन गया था। कह रहा बड़े अरसे बाद ये मैंने अपना वाक़या निकाला, मैं निकालना नहीं चाह रहा था, क्यों निकाला ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो कहते हैं मेरे पैसे इस तरह निकलते रहे और मैं पैसे लेता रहा। बाज़ औक़ात हफ्ता भी मैं नहीं निकालता था, ये नहीं है कि डेली की मेरी रूटीन थी जाके पैसे निकालना, नहीं। बाज़ औक़ात एक हफ्ता गुजर जाता था, 10 दिन भी गुजर जाते थे, मैं पैसे नहीं निकालता था। जब भी मुझे ज़रूरत, क्योंकि वो कहता है मुझे पैसे घर से भी मिलते थे, तो ये नहीं था कि मैं सिर्फ वहीं से उठाता था, मैं घर से जो पैसे मिलते थे उसके अंदर हाथ नहीं डालता था। जब घर से भी नहीं मिलते थे या ख़त्म हो जाते थे, मुझे ज़रूरत पड़ती थी, तब मैं जाके उसके अंदर हाथ मारता था।
इसलिए कभी घर वालों को भी फील नहीं हुआ कि इसके बाद पैसे कहाँ से, वो मुझे देते थे मैं वही लेता था, वो नहीं देते थे तो मैं वहीं से लेता था, लेकिन 1 रुपया भी मैं पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उन्हीं दिनों उसका कहना ये है, हमारे एक घर के साथ ही एक घर था, उनका उन्होंने नाम भी लिया फैमिली का, उन्होंने कहा उनका नाम ना लीजिए उनका। उन्होंने अरसल को और उमर को बुलाया, उन्होंने कहा तुम दोनों जाते हो कब्रिस्तान, झाड़ू शाड़ू लगा के आते हो, क्या करने जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं हमें तो डर नहीं लगता, हम तो जाते हैं, कई दफ़ा जाते हैं। तो उसने मना किया वहाँ पे ना जाया करो। उसने कहा हम क्यों ना जाया करें, हम तो जाएंगे, वो तो उसमें डरने वाली क्या बात है। उस खातून का समझाने का मतलब ये था बच्चे हैं, मासूम हैं, डर ना जाएं किसी बात से, तो बड़े के साथ जाना ठीक होता है, ऐसे ना जाएं। वो फिर भी कहते हैं हम जाते रहे। एक दफ़ा कहता है अरसल कहता है मैं और उमर वहाँ पे गए, हमारे जो बुज़ुर्गों की कब्रें थी, मैं बताई गई थी ये दादा अब्बू हैं, ये नाना अब्बू हैं, ये फ़लाँ हैं। हमने एक छोटी सी झाड़ू जाके, एक दरख्त था उसके नीचे एक जगह पे रख ली थी, वो हम झाड़ू उठाते कब्र के, बाकायदा तौर पे सारी सफाई करते। कच्ची कब्रें थीं और कच्ची ज़मीन है, लेकिन एक साफ़ करने से जिस तरह खुशी का ऐसा एहसास होता है, वैसे एक बच्चों को एहसास होता। उस दिन ऐसा हुआ, हम दोनों जब कब्रिस्तान में गए, तकरीबन टाइम था वो कह रहे हैं मगरिब से कोई 1.5 घंटा पहले का, हम दोनों वहाँ पे पहुँचे। जाते ही पहले हम वहाँ पे पहले पढ़ते थे बैठ के, ये 2003 की बात है, 3-4 की। कह रहे हम वहाँ पे गए और जाके पहले बैठ के सरहाने पे हम पढ़ते रहे कुरान मजीद। ये आज भी हम 10 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को तमाम लोग पाकिस्तान में तो स्पेशली कब्रिस्तान जाते हैं और बैठ के पढ़ते हैं। मैं लाहौर में उस दफ़ा नहीं जा सका, वरना मैं अम्मी की कब्र पे ज़रूर जाता हूँ। तो मैं 6-7 साल का था जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो माँ क्या होती है वो तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। खैर मैं इस टॉपिक में ज़्यादा बात करूँगा तो रो पड़ूँगा। वो कह रहे हैं हम दोनों जाके सिरहाने पे बैठ के और पढ़ना शुरू कर दिया जिस तरह हमारी आदत थी। कुरान मजीद जब पढ़ लिया तो उसके बाद हमने बाकायदा झाड़ू उठाया, और जब झाड़ू लगाने लगे तो उमर ने कहा यार ये कब्र तो टूटी हुई है थोड़ी सी। कच्ची कब्र इस तरह की बनाई जाती है कि ईंटें रख दी जाती हैं सोर्स के लिए ना, लेप साइडों पे दे दी जाता है, लेकिन ऊपर वाला, अब भी कब्रिस्तान में वहाँ पे ऐसे है, ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं वहाँ पे ईंटें रखी होती हैं, 2-2 ईंटें, और उसके ऊपर सेंटर में एक तीसरी ईंट, यानी 2 ईंटें इस तरह, फिर एक सेंटर में ईंट। वो कहते हैं वो ईंटें कुछ इधर उधर हुई हुई थी, नीचे गिरी हुई थी, तो हमने कहा यार ये ईंटें ही ज़रा सेट कर दें। तो कह रहा है हमने पहली ईंट उठाई तो उसके नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ था। अरसल कहता है कि जैसे ही मैंने पहली ईंट उठाई तो उसके नीचे 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ, तो मैं एकदम हैरान हुआ, उमर की तरफ देखा, उमर ने मेरी तरफ देखा, कहते ये तो 100 रुपया है। साथ ही उमर ने दूसरी ईंट जैसे ही उठाई जो दूसरी जगह पे थी, तो उसके नीचे भी 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ था। वो भी एकदम से हैरान हो गया कि यार इसके नीचे भी कहता है नोट है, और कहता है जैसे हमने तीसरी ईंट उठाई तो पता लगा उसके नीचे भी नोट है। अब जब हमें एहसास हुआ कि यहाँ पे 3 नोट हैं, तो हमने बाकी ईंटें भी उठानी शुरू कर दी। सिर्फ 3 ईंटों के नीचे 3 100 वाले नोट पड़े थे। तो उसने एक स्टोरी बताने वाले का नाम ना बताइएगा, उन्होंने कहा हम दोनों में से एक के दिल में लालच सी आ गई, उसने कहा यार उठा लें। तो एक बोला नहीं गुनाह होगा, ये कब्र के अंदर रखे हैं, बच्चों का कॉन्सेप्ट था ना, कब्र के अंदर रखे हैं, ये गुनाह होगा, हम नहीं उठा सकते, रख लो। तो एक का कहना ये है कि हमने इस अंदाज में रखे कि मैंने जब रखे तो मैंने चुपके से नीचे से उठा लिए। मैं बता ही देता हूँ, मतलब अरसल कहता है मैंने, मेरे दिल में वो आ गई थोड़ी सी कि मैंने वहाँ से नोट निकाल लिया। उमर ने क्या किया, उसने ईंटों के नीचे उसी तरह 2 नोट रख दिए। मेरी तरफ जो 100 का नोट था उसको मैंने शो यही करवाया कि मैंने रख लिया हुआ है, लेकिन वो रखा नहीं था, मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद जूते वाली साइड पे मैंने फंसा लिया, चप्पल सी जो पहनी हुई थी उसके नीचे रख लिया, और उसको यही शो कराया, भाई हाथ भी दिखा दिया, भाई रख दिया यार, नहीं कोई मसला नहीं है। और जब हम वहाँ से उठे तो मैंने हाथ से निकाल लिया और उसको जेब में डाल लिए। उसके बाद हम गए दूसरी साइड पे जहाँ पे एक बड़ी बड़ी सीमेंट की कब्रें बनी हुई थी, बाकी सारी कच्ची थी, उस जगह पे सीमेंट की कब्रें थी।
वहाँ पे कुरान मजीद रखा था, ग्रीन कलर का, सब्ज़ कलर का गलाफ होता था, उसके ऊपर ऐसे धागा, वो डोरी सी बंधी होती थी। हमने वो डोरी और वो गुलाब इसलिए अक्सर जाते थे कि वो मट्टी मट्टी हुआ होता था, तो हम उसको साफ़ करते थे, झाड़ते थे और उसके बाद बैठ के उसको पढ़ते भी थे। 100 रुपये कहता मैंने जेब में डाला। हम दोनों चलते हुए उस कब्रों की तरफ गए हैं। जब उनकी तरफ गए हैं तो जाते ही वो कुरान मजीद जो गलाफ में लिपटा हुआ था उसको हमने देखा तो वो मट्टी से भरा हुआ था। अक्सर लोग हफ्ता 10 दिन नहीं जाते, तो ये बच्चे तो कहते हैं हम लोग सफाई के लिए इसलिए जाते होते थे। तो हमने जाते उस गलाफ को खोल लिया, पहले साफ़ किया अच्छी तरीके, झाड़ा, जब उसको सारा साफ़ कर लिया, उसकी मट्टी हटा ली, तो उस गलाफ को हमने खोला। जैसे ही गलाफ को खोला तो उसके अंदर भी पहली जो चीज़ नजर आई वो 100 रुपये का नोट था। हम फिर हैरान होंगे कि यार ये देखो, इसके ऊपर भी 100 रुपये का नोट है। तो उसने कहा ये कुरान मजीद के अंदर है, रख इसके अंदर वापस। तो कह रहा है फौरी तौर पर हमने वो गलाफ वाली जगह के अंदर वो नोट रख दिया। कुरान मजीद निकाला पढ़ने के लिए, तो हम उस वक्त हैरान रह गए कि जब उसके अंदर भी नोट रखे हुए थे। 100 रुपये का नोट तो गलाफ के अंदर था जो हमने वापस रख दिया। कुरान मजीद का सफ़र खोलें 100 नज़र आए, सफ़र खोलें 100 नज़र आए, तो पढ़ने के बजाय हम खौफजदा हो गया, हमने कुरान बंद कर दिया। हम एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गया और कहा कि यार ये क्या है। उसने कहा यार इसको वापस रख दो। तो अरसल ने कहा यार उठा लें। उसने कहा ये कुरान के अंदर पैसे रखे हैं, तुम नहीं जानती ये किसने रखे हैं, ये किसके हैं, ये क्या है, ये वापस रख दो, नहीं तो अजाब आ जाएगा हम दोनों पे, यहीं कुछ हो जाएगा। और वो उसको डराना शुरू हो गया कि उसके दिल के अंदर जो एक बुरी नीयत बन रही है वो ना बने और वो खौफजदा हो जाए। उसने कहा हाँ ठीक है यार ठीक है। उसके दिल में भी थोड़ा सा उसकी बातों से खौफ पैदा हो गया। वो जो पेज खोल खोल के देखते थे पैसे, कह रहा है, मैंने कहा कितने थे अंदाज़ा, कह रहा है सर ये नहीं याद लेकिन काफ़ी थे, छोटे थे हम। कह रहे हमने बंद किया, वो गलाफ के अंदर जो था वो 100 वहीं पड़ा रहा, जो उसके अंदर सफ़ों के अंदर कुरान के अंदर 100 के नोट थे वहीं रखे। हमने गलाफ को लपेटा और लपेट के वहीं पे वापस रख दिया। उमर कहता चल यार चलें, आज नहीं ठीक, ये पैसे जो मिल रहे हैं पता नहीं क्या मामला है, निकल कोई मसला ना बन जाए। कह रहा है वहीं पे आए हैं, थोड़ा से आगे चल के वो कहता है, अरसल कहता है मेरे दिल में ना फिर आ गई कि यार इसको मैं भेजूँ और पैसे निकालता हूँ। ये होगा मुझे मना करेगा और ये कहेगा बुआ इसके आगे बुरा भी बन जाऊंगा, ये यार भी है, कज़न भी है, इसको कहता हूँ तू चल मैं आता हूँ। अच्छा यार उसको कहता है बासुन मैं अभी ज़रा बैठ के यहाँ पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, तू भी बैठ पढ़। उन्होंने कहा यार टाइम होने वाला, मगरिब होने वाली है, चल चले। उन्होंने कहा मैं ज़रा लेट आऊँगा, तू चल, मैं ज़रा थोड़ा सा बैठ के फिर पढ़ना चाह रहा हूँ। उसने कहा यार तेरी मर्ज़ी है, मैं नहीं अब बैठूँगा, कोई अंधेरा होने वाला है। उमर चला गया। अरसल कहता है मैं अकेला रह गया। इसका असल नाम था अहमद। अहमद बच्चे मैं तुम्हारा नाम क्लियर कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता, ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। उसका नाम था अहमद, मैंने फर्जी नाम इसका अरसल रखा था। अहमद कहता है जी, ये मैं आपको बताता हूँ अहमद का नाम मैंने क्यों क्लियर कर दिया, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अहमद कहता है जी मैं वहीं पे पढ़ने बैठ गया। जब मैंने देखा कि उमर वहाँ से चला गया है, अंधेरा फैलने लगा था क्योंकि मगरिब होने वाली थी, देखा वो चला गया, वो उसको डर था कि यार अंधेरा होने वाला है, तो पागल है, रुकना चाह रहा है, मैं क्यों रुकूँ। जब वो चला गया तो मैं एकदम से उठाऊँ और सीधा उसी गलाफ की तरफ गया हूँ। मैंने फौरी तौर पे देखा वो गलाफ जिसको हमने थोड़ी देर पहले झाड़ा था, साफ़ किया था, बिल्कुल इस तरह साफ़ अपनी जगह पे रखा हुआ था। गलाफ से मुराद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पहले जिस तरह लेटर होते थे ना, ख़त भेजते थे हम एक दूसरे को, उसी तरह गलाफ बनता था, उसके अंदर पहले से कुरान रखा जाता था, कपड़े का होता था, फिर उसके नीचे उस लेटर की तरह एक चूंच वाला एक कपड़ा होता था, वो यूँ ऊपर पैक होता था, उसके साथ एक डोरी होती थी जो लपेटी जाती थी। अब भी पहले बहुत होते थे, अब ऐसे नहीं है। तो कह रहा है मैंने वो कुरान उठाया और वो पहले डोरी उसकी खोली और उसके ऊपर वाला कपड़ा हटा के कुरान को जैसे ही बाहर निकाला तो 100 रुपये का नोट जो उस गलाफ के अंदर था अब मौजूद नहीं था। मैंने उसको अच्छी तरीके से देखा गलाफ को, तो उसमें नहीं था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अंदर वाले सारे निकाल लेता हूँ। कहता है मैं जो नीयत करके आया था वो ये थी, सारे नहीं उठाऊँगा, गलाफ वाला 100 रुपये उठा लूँगा। और कहता है जैसे ही मैंने गलाफ देखा उसमें पैसे नहीं थे, तो मैंने फौरी तौर पे कुरान मजीद खोला कि इसमें से निकालूं। और कहता है मैं सफ़े खोलता गया तो जितने भी सफ़े थे कहीं पे भी 1 रुपया भी नहीं था। 100 रुपया तो दूर की बात, कहीं पे कोई नोट ही नहीं था। कह रहा मैं एकदम से डर गया, मैंने सारा कुरान मजीद देखा उसमें नहीं था और मैं हैरान भी हो गया, डर गया, पैसे कहाँ गए, पैसे नहीं थे। मैंने चाहता है जल्दी से कुरान को बंद किया, गलाफ के अंदर रखा, उसको लपेटा, उसको अपनी जगह पर रखा। और उसके बाद मैंने कहा चल वो 2 नोट तो रखे हैं जो कब्र के ऊपर, वो उठा लेता हूँ। चलता हुआ उस कब्र के पास आया, उनकी ईंटें उठाई तो उन दोनों ईंटों के नीचे 1 नोट भी नहीं था।
और जब मैंने तीनें वो भी उठा के देख ली, जिसके नीचे से मैंने उठा के जेब में डाला था वो भी उठा के देखी, उसके नीचे भी नहीं था, बाकी 2 के नीचे भी था, नहीं कोई नोट थे। कहता है मैं फिर डर गया, मैंने जल्दी से ईंटें वापस रखी और फिर मैंने कहा भागो यहाँ से। पता नहीं क्यों कहता है मुझे खौफ आना शुरू हो गया, मैं वहाँ से भागना शुरू हुआ हूँ। और जब मैं कब्रिस्तान से निकल के शहर में दाखिल हो गया हूँ, लाइटों में दाखिल हो गया हूँ, रश में आ गया हूँ कि इंसान नज़र आ गए थे, कब्रिस्तान के एरिया से निकल आया हूँ, तो खौफ थोड़ा सा कम हुआ है। चल मैंने कहा यार चलो 100 रुपया तो है, इससे कुछ खाता पीता हूँ। जेब में हाथ मारा तो जेब बिल्कुल खाली थी, मेरे जेब में कोई भी नोट नहीं था। और कहता है मुझे अच्छी तरीके याद है, मैंने पाँव की जूती के नीचे 100 रुपये रखा था और उसको निकाल के हाथ में पकड़ा था और हाथ में पकड़ के इस जेब में डाला था। और मैंने कहा यार हो सकता है तुम्हारा वहम। उसने कहा सर मैं आपको यहाँ तक भी मुझे याद है कि जब हम दूसरी जगह पे गए थे, जो सीमेंट की वो कब्रें बनी हुई थी जहाँ पे कुरान मजीद गलाफ में रखा हुआ था, उस जगह पर भी मैंने एक दफ़ा अपनी जेब में हाथ मारा था कि नोट है कि नहीं है, तो उस वक्त भी मुझे याद है मेरी जेब में नोट था, 100% था। और जब वहाँ से निकला तो मेरी जेब में नोट नहीं था। और कहता है यही बात फिर मैंने उमर के साथ शेयर की। कह रहा है मैंने उसको कहा काफ़ी अर्से बाद, उस वक्त नहीं, वो कैसे शेयर की वो भी आगे बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, कहता है हमारी वो जो खातून हमें अक्सर मना करती होती, तुम बच्चे हो डर जाओगे वहाँ पे ना जाया करो। उसने एक दिन उसने हमें कहा एक छोटा सा मेरा काम करोगे, मैं तुम्हें इतने पैसे भी दूंगी। हमने कहा हाँ बताएं। उन्होंने कहा तुम डरते तो नहीं हो ना, बहादुर हो। हमने कहा उसने चावल बनाए हुए थे, फीके चावल थे, ना पुलाव था ना बिरयानी थी ना उबले हुए चावल थे। कहता है रंग उनका इस तरह था जिस तरह पुलाव का होता है, लेकिन उसने हमसे कहा था ये फीके चावल हैं, क्या तुम ये कब्रिस्तान में फलां जगह पे रखोगे? तो कहता है मैं डरा हुआ सा था, वो जो वाकया हुआ था उसके बाद मेरे दिल में खौफ और वहम सा था। तो मैंने कहा हाँ रखाएंगे। अभी तक उमर के साथ वो बात शेयर मैंने नहीं की थी कि मैंने इस तरह उठाए थे या मेरी नीयत ये हुई थी। तो उमर को कुछ बात का पता ही नहीं था, वो नॉर्मल उसको लेता रहा था। उसने कहा हाँ रखाते। मैंने कहा यार उमर, उसने कहा तू डर क्या रहा है, इसमें क्या है, जाके रखाते हैं। और दिन का मतलब 4 असर का टाइम था। उस औरत ने जिस बर्तन में उनको वो चावल डाल के दिए थे, घड़ा देखा होगा, पानी का घड़ा जो होता है जिसमें ठंडा पानी करने के लिए, मैं चीज़ें जब एक्सप्लेन करता हूँ ना, पानी का घड़ा और ये वो, कुछ लोग कहते हैं यार ये नाम है बताया करो, हमें पता है। भाई बाहर मुल्क में वाले भी कहानी सुनते हैं, उन लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं देखी होती, तो इसलिए उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कहते हैं जो घड़ा था ना वो टूटा हुआ था उनके अंदर, घर के अंदर, तो घड़े की ठीकरियाँ उनको बोलते हैं। तो घड़े के जो टुकड़े थे ना, उसके अंदर 2 टुकड़ों के अंदर एक टुकड़ा उसने अहमद को पकड़ाया और एक टुकड़ा उसने उमर को पकड़ाया, जिसमें फीके चावल थे कि ये 2 हैं, ये जाके फलां जो कब्र है उसके साथ जो फलां दरख्त है उसके नीचे रखाओ, नीचे रखाओ। कहते हैं हम दोनों ने कहा ठीक है। और उसने क्या कहा, मुड़ के मत देखना। हमने कहा क्यों? उसने कहा वैसे ही, बस जब कोई चीज़ रखते होते हैं ना तो मुड़ के नहीं देखते होते। हमने कहा हम खा लें थोड़े से। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं खाने। उसने कहा ये पड़े हुए हैं, तुमने खाने होंगे, तुम्हें और बना दूंगी, ये नहीं खाने तुमने, ले जाओ ये। कहता हमने उठाए, हम दोनों चल पड़े। मैं थोड़ा सा अंदर से घबराया हुआ था, उमर खौफजदा नहीं था। हमने वो ठीकरे वाले चावल उठा के सीधा वो जो उसने बताया था वहाँ पे जाते जाते सीधे कब्रिस्तान में दाखिल हुए। चलते हुए उसी ही कब्र और उसी ही दरख्त के पास पहुँचे जहाँ पे उसने कहा था। हम गए, जाते ही जिस अंदाज में उसने हमें समझाया था, बताया था, वो ठीकरियाँ वो चावल वहीं पे रख दिए। अहमद कहता है मैंने उमर से कहा चलें। उमर कहता है यार आए हैं, थोड़ा सा बैठ के पढ़ तो लें, फिर चलते हैं, क्या हो गया तुझे? अब उसको मैं बता नहीं रहा, मेरे दिल में वो खौफ, वो पैसों वाली बात चल रही थी। उमर बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, तो उसने कहा रुक जा ज़रा पढ़ लें, चलते हैं। आगे हम कब्र की तरफ चले गए तो उसने कहा था मुड़ के नहीं देखना, तो उमर ने भी वहीं पे कहा यार, उसने कहा मुड़ के नहीं देखना, हम मुड़ के नहीं देखेंगे, हमें क्यों खामखा वो परेशान हो, अपने आप को उलझाएं, मुड़ के नहीं देखना, बस पढ़ाई करते हैं, चलते। तो कहते हैं हम वहाँ पे जाके पढ़ने के लिए बैठ गए। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक ऐसा था कि यार क्या है जो उसने कहा है मुड़ के देखो। तो कहता है वहीं पढ़ते पढ़ते मैंने मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था, वो दरख्त अपनी जगह पे था, वो चावल अपने वहीं पे रखे हुए थे, लेकिन काफ़ी हमसे फासले पे थे, दूर थे। चावल तो इतना करीब हमें नज़र नहीं आ रहे थे, हम दूर बैठे हुए थे, लेकिन दरख्त क्लियर हमें नज़र आ रहा था। हम बैठ के पढ़ते रहे और जैसे ही अंधेरे का टाइम हुआ, जिस तरह हमारी आदत थी, एक झाड़ू शाड़ू लगाया, उमर ने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे दिल में चोर था वो पैसों वाला, तो इसलिए मैं ज़रा डरा हुआ था, मैं ज़रा आज एक्टिविटीज़ कम कर रहा था, उसका हेल्प तो करा रहा था। पढ़ने के बाद उसने झाड़ू शाड़ू लगाया और उठ के उसने कहा चल यार चलें। जब हम चलने लगे, पता नहीं मेरे दिल में कहता है एकदम से क्या आया है,
मैं उस वक्त कहता मेरी नीयत भी नहीं थी देखने की कि मैं पीछे मुड़ के देखूं या क्या। उस वक्त तो कहता मैंने कानी आंख से फिर गर्दन घुमा के भी देख भी लिया था जिस वक्त हम बैठे पढ़ रहे थे कि क्या है। उस वक्त तो कुछ नहीं था, लेकिन जाते हुए पता नहीं मेरे दिल में ऐसा क्या हुआ कि मैंने कहा है वैसे मैं मुड़ के एक देख ही लूँ। और कहते जब मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक औरत थी जिसने बुर्का पहना हुआ था ब्लैक कलर का। और कहता है ये आज भी, इतना अरसा हो गया, 2004 की बात है या 5 की या 3 की, सही उसको भी नहीं याद था, कि आज भी मुझे याद है एक औरत थी, वो अच्छी खासी लंबी थी। इतनी लंबी औरत होती नहीं है, 6 फुट से भी ऊपर उसका कद था। पूरा का पूरा उसने बुर्का इस तरह का पहना हुआ था कि पूरे जिस्म पे वो एक अबाया टाइप होता है, लंबा सा जो बुर्का होता है, वो उस तरह का ब्लैक कलर का उसने बुर्का पहना हुआ था। और वो जो बर्तन था उसके हाथ में था और वो उसको उठा उठा के खा रही थी। कहता है हम बच्चे थे, हमें नहीं, मतलब बच्चों के लिए तो इतना काफ़ी है ना कि उस औरत ने कहा था मुड़ के नहीं देखना, लेकिन एक ऐसी औरत जिसका कद 6 फुट से भी ऊंचा था और उसने बुर्का पहना हुआ था और वो एक ऊपर डालते होते हैं मुंह के ऊपर जिस तरह बुर्के का, तो वो उसने उठाया हुआ था और मुंह जो था इस तरह खोला हुआ था कि वो उनको मुंह क्लियर नज़र भी आया। वो कहता है पहली जो मेरी निगाह उस पर पड़ी वो एक औरत थी जो 6 फुट, काफ़ी लंबी, वो कह रहा है मैंने कहा 6 फुट कह रहा है, उससे भी समझिए लंबी औरत थी, अबाया टाइप पहन के वो खड़ी हुई थी और उसके एक हाथ के अंदर वो वही टूटा हुआ वो था बर्तन जो घड़े का टुकड़ा था और जिसके अंदर वो राइस थे, और वो उल्टा हाथ था कह रहा है जिसका मैंने देखा था, जिसके अंदर उसने वो पकड़ा हुआ था, वो जो बर्तन था पकड़ा हुआ था और वो उसके अंदर खा रही थी। जिस वक्त को कहता है हमने उसका हाथ मारते हुए देखा था, मुंह बिल्कुल उसका एक औरत की तरह था, कोई मुंह के अंदर तब्दीली नहीं थी कि मतलब कोई हट के हो, कोई चेंज हो, खौफनाक हो, भयानक हो, नॉर्मल इंसान की तरह एक औरत का फेस था। लेकिन जो उसका हाथ था वो बालों से भरा हुआ, जिस तरह नहीं होता, मतलब मैंने कहा बाल थे या क्या था, कहता है एक अजीब सा हाथ जिसके नाखून काफ़ी बड़े थे, जो क्लियर हमें नजर आया, फासले से भी हमें नजर आया। वो जब उठा रही थी ऐसे चावल, उसने कहा यूं उसने उठाया था तो उसके नाखून तक अजीब व गरीब से नाखून थे, क्योंकि जब वो उठाती थी तो हम यूं खाते हैं, वो यूं करके यूं फेंकती थी और उसका अंदाज जो हमने उठाते हुए देखा नाखून की वजह से, जिस तरह उसने उठाया और उसने जिस तरह यूं फेंका था, तो उस लम्हे कहता है जो हमने चीज़ देखी थी जिसका नॉर्मल गोल सा एक फेस था और ना बहुत गोरी थी ना काली थी, गंदमी सा एक रंग जिस तरह होता है, लेकिन जब उसने मुंह खोला था तो उसके लंबे लंबे दांत थे, वो इंसानों की तरह नहीं थे। हमने फासले पे देखे थे, करीब होते तो शायद और गौर से देख सकते, लेकिन दांत नज़र आ गए थे, वो बाहर की तरफ थे, जैसे अक्सर लोगों के बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो इस तरह उसके लंबे से दांत थे जो बाहर की तरफ इस तरह निकले हुए थे। और उसने यूं उठाया और उसने जब यूं डाला था और हमने दांत देखे, मैंने कहता उमर की तरफ देख के चीख मारी, उमर वो देख, उमर को इस तरह दिखाया और उमर ने भी देखा, तो उमर ने कहा भाग अहमद भाग, मतलब यह कहता है मैंने देखा और चीख मारी, मैंने कहा उमर वो देख, और उमर ने जैसे ही देखा तो उसने भी चीख मारी, दोनों ने कहा भाग अहमद भाग, और दोनों कहते हैं हम भागे। एक की जूती भी कहते हैं हमारी कब्रिस्तान में रह गई थी और हम भागे, भागते 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 खौफजदा हालत में बाहर तक तो पहुंच गए, लेकिन हम इतने डरे हुए थे कि जब घर गए, यहाँ तक भी घर वालों को नहीं बताया कि जूती कहाँ गई। घर वालों ने पूछा कि जूती कहाँ गई, तो वो भी हम नहीं बता सके, झूठ बोल गए, ये गायब हो गई, ये होगी, पता नहीं कहाँ गई हूँ, मैं मस्जिद गए, कह रहा हमने बहाना मार दिया, लेकिन डरे रहे। 2 दिन कहता है मुझे बुखार रहा, अहमद कहता है मैं शदीद खौफजदा रहा और इतना डरा रहा। उसके बाद फिर मैं जब बेहतर हुआ और ठीक हुआ तो फिर मैंने उमर को बताया कि यार उमर में तुम्हें एक बात बतानी है। तो मैंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा यार ये हुआ था, उस दिन मैंने 100 का नोट उठाया था और उसके बाद वहाँ से जेब में मैंने डाल लिया था, मैंने चेक भी किया। तो उसने कहा यार देखा तो मैंने भी तुझे था, तू जेब में बार बार हाथ डाल रहा था। उसने कहा हाँ, वो मैं नोट को ही चेक कर रहा था। उसने कहा फ़लाँ जगह पे खड़े होकर तूने हाथ डाला था? उसने कहा हाँ मैंने डाला था। उसने कहा मुझे शक पड़ा था तेरे पर कि तूने पैसे उठाए हैं। कह रहे हाँ मैंने उठाए थे, लेकिन जब मैंने गलाफ में से उठाने गया था वहाँ पे पैसे थे ही नहीं। वापस जब मैं कब्र में आया था तो पैसे ईंटों के नीचे थे ही नहीं, और जब मैं बाहर निकल के आ गया था भाग के तो मेरी जेब में भी नहीं थी, मैं इसलिए डर रहा था। तो मैंने उससे कहा तू यार माफ़ी मांग, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग, तू बच गया, तूने गलत किया है और तू करता नहीं है, तू पढ़ता भी है, सारा कुछ करता है, लेकिन तू गलत करता है, तूने गलत किया तो अल्लाह से माफ़ी मांग। वो कह रहा है मैंने फिर अल्लाह से, मासूमियत थी, मासूमियत का दौर था, अब तो बड़े हो गए। कह रहे मैंने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, गिड़गिड़ा के माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि कभी कभी जो मेरे पैसे मुझे मिल जाते थे, जो मैं जग के अंदर डालता था, वो मेरे पैसे भी ख़त्म हो गए थे। मैंने कभी ये राज से पर्दा ना उठाता, मैं इसको निकालता रहता। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि ये मखलूक जब भी कोई तोहफ़ा देती है, कोई चीज़ खाने को देती है, पैसे देती है, कुछ भी देती है,
उसके बाद बताना नहीं होता। जिस दिन आप बता देंगे आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा। एक बंदा पैसे निकालता था, एक कार्डबोर्ड मैंने भी देख आया था और उसने मुझे दिखाया था, उसके नीचे से वो हाथ मार के। अब अल्लाह बेहतर जाने वो खुद रख के आता था या वो जिनात रखते थे, ये नहीं मुझे पता, ना मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने उसने निकाले ज़रूर थे। वो वाक़या क्या है मैं आपको सुनाऊँगा। पहले हम आए थे इकट्ठे, हाथ मारा नहीं थे, दरवाजे को उसने बाहर से ताला लगाया, उसके घर के अंदर गए थे, वापस गए तो पैसे थे। मैं आपको वाक़या सुनाऊँगा। शाहिद नाम था उसका। और वो कहता है कि उस वाक़ये के बाद जो कब्रिस्तान में मेरे साथ हुआ था, पैसों वाला, ईंटों के नीचे से मैंने 100 रुपये उठा लिया था और ये हुआ था, और उसके बाद मैं भाग के गया था घर, बाहर निकल गया, मैंने देखा था मेरी जेब में पैसे नहीं थे। उसके बाद ये हुआ कि मैंने जो किसी को नहीं बताया था, अम्मी की बात को फॉलो किया हुआ था, बताओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। जो मुझे जग में से, उस सुराही नुमा जग में से पैसे मिलते थे, वो मेरे पैसे भी ख़त्म हो गए थे। वो आखिरी दिन था जब मैंने वो कब्र से पैसे उठाए थे, तो उसके बाद मुझे पैसे नहीं मिले, फिर कभी भी नहीं मिले। और यही बात जब मैंने उमर को बताई कि यार वो कब्र से मैंने, मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, मैंने उठाया था, तो उसने कहा माफ़ी मांग। फिर उसके बाद मैंने माफ़ी मांग ली। फिर हम खौफ, डर भी ख़त्म हो गया जब मैंने माफ़ी मांग ली, मेरा दिल भी साफ़ हो गया, क्योंकि वहाँ से भी पैसे मेरे ख़त्म हो गए थे जो जग में से मिलते थे। तो उसके बाद फिर मैं उमर के साथ दोबारा भी वहाँ पे जाता था, कब्रिस्तान सफाई शफाई करते थे। अब मेरे दिल में ये बात थी कि अब मैं कोशिश करूँगा, अगर पैसे निकल आएंगे तो वापस रख दूँगा, शायद मेरे जग वाले पैसे मुझे वापस मिलना शुरू हो जाएँ जो बंद हो गए थे। क्योंकि उसके दिल में ये था कि मैंने किसी को बताया तो नहीं है ना, एक सिर्फ बेईमानी की थी जिसकी वजह से मेरे मिलने बंद हो गए, तो मैं अब ईमानदारी करूँगा तो मुझे वापस मिलेंगे। तो कहते कई दफ़ा गए, सफाई की कोशिश की, उठाया, उधर जाके गिलाफ भी खोला कि पैसे निकले तो मैं वापस रखूँ, लेकिन निकले ही नहीं। लेकिन ना ही कभी मेरे जग में से पैसे निकले, और कभी भी ये मैंने बात किसी को नहीं बताई। तो आज कह रहा है जब आपको बता रहा हूँ तो उसकी रीज़न ये है कि एक मैसेज सबको दें। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा ये मखलूक पैसे देती है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, कहेंगे तो मैं आपको पूरा एक मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेजूँगा। ये उन्होंने मेरी फ़ोन पे डायरेक्ट बात हुई है उनसे, कहते हैं मैं आपको मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेजूँगा अगर आप कहेंगे ये सारा मैसेज, कि मैं अपनी ज़बान में भी मैसेज दूँगा कि ये मखलूक आपको पैसे देती है, बहुत सारे लोगों को तोहफे देती है, पैसे देती है, सोना देती है, हीरे जवाहरात देती है, बहुत सारे तोहफ़े देती है मखलूक, ये हकीकत है। लेकिन अगर आप किसी को बता दें कि मुझे यहाँ से ये मिलता है, ये जिन ये देता है, और वो चुड़ैल वो देती है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ देती है, ये फ़ौरन आपसे गायब हो जाता है। एक तो बताना नहीं होता। दूसरा, जब भी आपको कहीं से इस तरह की बरकत से मिल रहा है, कोई नेक बुज़ुर्ग नेक जिन दे रहा है, और आपने वो जो असल में उस दिन पैसे रखे थे वो उसका इम्तिहान था, वो बच्चा था, उसको सबक देना था, उसका इम्तिहान था। अगर वो वहीं पे वापस रख देता तो उसको पैसे मिलते रहते। लेकिन उस दिन जब उसने बेईमानी की और उठा के अपनी जेब में रख लिए, तो वो एक बात भूल गया था कि पैसे तो उसको मिल ही जाते हैं, वो वहाँ से पैसे तो ले लेता है। और वो बढ़ 1 रुपया नहीं रहा था, वो बढ़ गए थे, और वो बढ़ते भी रहते, क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं था, वो बात राज में रखी हुई थी। लेकिन क्योंकि उसको आजमाया गया और उसके दिल में लालच आ गया, जब उसने देखा ये तो 100 रुपये का नोट है, बड़ा नोट है, तो बड़ा नोट देख के उसके दिल में लालच सी आ गई। अगर उसके दिल में लालच ना आती तो उसको उस जग में से भी पैसे मिलते रहते। जिस तरह मैंने कहा, मेरी आंखों ने भी एक वाकया देखा है, लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता वो सच या झूठ, लेकिन देखा है मैंने। तो अगर किसी को कोई चीज़ ये मखलूक देती है तो कभी इसको शो मत करवाएं। और दूसरा, ये सबक हासिल करें इस कहानी से, लालच पैदा मत करें। जब वो आपको दे रहे हैं तो आपके दिल में लालच नहीं आना चाहिए। जैसे आपके दिल में लालच आया तो फिर ख़त्म हो जाएगा। नेक जिन या जिनात में से बहुत सारी ऐसी मखलूक है जो आपके साथ अटैच हो जाती है, उसका आप पे दिल हो जाता है, आपसे प्यार करती है, आपकी केयर करती है, तो आपको नवाजती है बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन जब आपने इस राज को लीक किया या दिल में लालच पैदा किया तो वो आखिरी दिन होगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपको दोस्त को कहते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहते हैं दिखाओ दिखाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में बेवकूफ़ी क्या की, दोस्तों को साथ लेके गए दिखाने के लिए, देखो मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। जिस दिन सबूत देने के उस दिन ख़त्म, फिर उनको ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मिला। सो ये थी आज की कहानी, और ये एक असल में सबक के लिए थी जो मैंने आपको एंड में सुनाई कि लालच नहीं करनी। सो अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का सच्चा वाक़या हुआ है तो ज़रूर आप भी मुझे सेंड कीजिए, उसको मैं प्रोग्राम में स्टोरी में शामिल करूँगा। अगर आपको मिल रहे हैं अभी तक, फिर किसी को भी मत बताइए, लालच भी मत कीजिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि बंद हो चुके हैं किसी वजह से तो ज़रूर शेयर कीजिए, वो भी स्टोरी मैं लोगों को सुनाऊँगा। आप लोग भी अपनी स्टोरी मुझे सेंड करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप का जो नंबर है +9231365550। रिपीट कर देता हूँ, +9231366550।
5500। इस पर मुझे स्टोरी सेंड कीजिए, लेकिन एंड पे लफ्ज़ स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में लाजमी लिख के भेजिए। इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, मोहब्बतें, और हमेशा खुश रहें, मोहब्बतों को बांटते रहें। लव यू सो मच। और जो क्लिप है जो मैंने आपसे कहा है फेसबुक वाला, जिसमें वो बच्ची जो कोशिश करी है, वो भी एक दफ़ा ज़रूर देखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।